Hello everyone, welcome to your BST class. I am your Uva ma'am from Remla College and आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का आगे का पढ़ते हैं। इसके पहले हमने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम 5वें पॉइंट से पढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है कैपिटल, जिसमें 5वां नंबर पे है कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure must be of high grade security for a company. It should be diversified but balanced. No permanent change should be created and fair rate of dividend should be maintained. यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको हमेशा बहुत सिक्योरिटी के साथ में कंपनी के लिए वो बहुत सिक्योरिटी रहता है उसका, तो इसीलिए उसको हमेशा चेंज होते रहना चाहिए एंड जो डिविडेंड्स है वो कभी भी परमानेंट टाइप पे नहीं करना है, उनको अलग अलग तरीके से एक फेयर रेट ऑफ डिविडेंड खाली होना चाहिए एंड उसको बार बार चेंज करके या परमानेंट चार्जेस जो होते हैं उस तरह से नहीं करके मैनेज करना चाहिए, नहीं तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अफेक्ट कर सकता है। देन कैपिटल, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ रिस्क। Risk involved in business should be taken into consideration in sources of funds in financial planning. Business having more risk should issue ownership securities only, while enterprise with suitable earning expectations can take advantage on trading of equity. जब भी कोई बिजनेस को किया जाता है तो उसमें उस बिजनेस में कितना रिस्क है, इस बात को फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बिजनेसेस में अगर रिस्क ज्यादा होगा तो सिक्योरिटीज की जरूरत ज्यादा होती है, अदरवाइज वहां पे प्रॉफिट्स होने के चांसेस में बहुत दिक्कत होती है, ट्रेड इक्विटी में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी एंटरप्राइज को इस तरह से अपने अर्निंग्स को इस तरह से मैनेज करना है कि वो अपने इक्विटीज का फायदा ले सके, तो जब भी बिजनेस होता है तो कि जिस बिजनेस में जितना अधिक रिस्क है उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए। सिंपल से भाषा में, आप अगर बहुत सीधी सी भाषा में समझना चाहते हो तो जिस बिजनेस में जितना अधिक रिस्क है, बिजनेस का मतलब ही है कि उसमें रिस्क होता है, लेकिन किसी बिजनेस में अगर अधिक रिस्क है तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। ओनरशिप सिक्योरिटीज ओनली, जिस बिजनेस में अधिक रिस्क है वहां ओनरशिप सिक्योरिटीज खाली होनी चाहिए और उसके बाद में दूसरे में आप ट्रेडिंग इक्विटी का फायदा ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व को कंसिडर करना होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त। देन द सेवेंथ पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। It would be good policy to finance expansions, diversifications programs through internal resources such as plowing back of profits, reserves and surpluses, etc. But short-term finances can be obtained from external sources. एक और बात होती है कि हर फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त अलग अलग एक्सपेंशन के लिए एंड नए नए तरह के प्रोडक्ट्स के लिए या नए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स के लिए इंटरनल सोर्सेस में हमेशा बैकअप होना चाहिए, उसका प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट को निकाल के रखना चाहिए रिजर्व्स और सरप्लस एक्सेट्रा में, ताकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड, अपने ही अंदर से एक्सटर्नल सोर्सेस से आराम से मिल सकते हैं एंड नए प्रोग्राम से भी प्रॉफिट में बढ़ावा हो सकता है। तो हमेशा एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में फाइनेंशियल प्लान करते वक्त इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, इसको सोच करके ही आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है उसी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्टीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। The aptitude of management policies regarding trading on equity capital earning ratio affect in no small amount of financing. इसके बाद में जो कंपनी की जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि छोटे छोटे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वक्त वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड कैपिटल अर्निंग रेशियो जो है वो छोटे छोटे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाती है अपनी कंपनी के लिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए जहां पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से कैपिटल अर्निंग एंड इक्विटी ट्रेडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त। देन नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। इसके बाद में अल्टरनेटिव सोर्सेस के बारे में भी हमेशा सोच के रखना चाहिए।
A study of potential suppliers of funds has to be made. A firm can expect to obtain funds suited to the advantage. इसके बाद में हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सफिशिएंट अच्छे सप्लायर्स के बारे में सोच के रखना चाहिए, जिससे कि फर्म को फंड्स के वक्त में फायदा हो सके, कोई नुकसान ना हो। कभी कभी क्या है कि हम लोग सप्लायर से जो फंड्स लेके आते हैं वो मिलने में दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इस तरह के सप्लायर्स को हमेशा रखना चाहिए ताकि वो जब भी जरूरत हो आराम से फंड्स का इंतजाम करवा सके। सो ये भी बात फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल। In making financial planning, promoters should take into consideration of government policies, financial controls, and other monetary and fiscal problems. हर कंट्री में गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो अलग अलग तरह से होती है, एंड कई बार एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट बहुत तरह के कंसिडरेशंस भी देती है, बहुत तरह के सब्सिडीज देती है, एंड अलग अलग बेनिफिट्स भी, मॉनिटरी बेनिफिट्स भी उनके अलग अलग तरह के होते हैं। तो जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है तो गवर्नमेंट से आने वाली जितनी भी पॉलिसीज है इन सब के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से स्टडी करना चाहिए ताकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स ना आ सके। और इन सबका गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज है उन सबका फायदा भी एंटरप्रेन्योर या प्रमोटर जो है वो उसको उठा सके। एंटरप्रेन्योर जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज से जो फायदे होते हैं उनको भी अवेल कर सके। इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी बोल रहे हैं, दोनों तो एक ही चीज है, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो क्या डिफरेंसेस है वो अभी हम देखते हैं। Financial management refers to the efficient acquisition, utilization and disposal of surplus for smooth flow of enterprise. Financial management जो है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंड्स है या जो भी उसके पास में पोजीशन में मटेरियल है या जो भी वस्तुएं हैं या आप उसके पास जितना भी फाइनेंस है, whatever the things he is having, उन सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनका सही यूटिलाइजेशन हो और एंटरप्राइज जो है वो स्मूथली चलते रहे, इसके बारे में मैनेज करता है, इस बात को वो मैनेज करता है। लेकिन वहीं पे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो डिसाइडिंग द फंड सोर्सेस एंड इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि किसी एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट, कितने कैपिटल के रिक्वायरमेंट है एंड फंड्स को कहां से लिया जा सकता है, एंड जहां से ले रहे हैं उन फंड्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसके बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितनी भी चीजें हैं एक एंटरप्राइज के पास में सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बात करता है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड कैपिटल के सोर्सेस कहां से हो सकते हैं उन सब के बारे में बात करता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। Then the second difference is it is wider in scope as it includes financial planning also. It is narrow in scope as it is one segment of financial management. Financial management क्या है? Financial planning को भी अपने अंदर में ही पढ़ाता है, अपने अंदर ही उसको भी ले करके चलता है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है तो प्लानिंग भी, फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है, रॉ मटेरियल प्लानिंग भी होती है, अदर मार्केटिंग प्लानिंग भी होती है, एवरीथिंग कम्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वाइडर वन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ नैरो वन। ये एक हिस्सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एक हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और भी बहुत सारे, जैसे रॉ मटेरियल का सप्लाई कैसे होगा, उसके सप्लायर्स कैसे होंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैसे बना, कहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचाए जाएंगे, इन सब के बारे में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताया जाता है। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस में आते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज द डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। इसका मुख्य, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको किस तरह से मैनेज किया जाए, कि किस तरह से कौन से एक्टिविटी को पहले किया जाए, कौन सा एक्टिविटी को बाद में किया जाए, ताकि फाइनेंसिंग सप्लाई करने में दिक्कत ना हो। वही फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है? Its objective is to ensure availability of funds and also to see that enterprise does not raise the funds unwanted or unnecessary. इसका उद्देश्य होता है
कि रिक्वायरमेंट जरूरत के वक्त फंड्स किस तरह से रेज किए जाए, फंड्स किस तरह से सप्लाई किए जाए, एंड अननेसेसरी फंड्स का इंतजाम ना करना पड़े, अननेसेसरी फंड्स को लेकर के वेस्टेज ना हो फंड्स का। यहाँ पे सिर्फ मुद्रा के बारे में ही सोचते हैं, मुद्रा या पैसों के बारे में ही बात की जाती है, प्लानिंग की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने एक्टिविटीज हो रहे हैं जिनके लिए फाइनेंस की जरूरत है, उन सारे एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में बात की जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है वो सारे फंड्स जहां से, वो सारे सोर्सेस जहां से फंड्स लिए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। किस तरह की चीजें होंगी? कुछ इक्विटी शेयर्स होंगे, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, जैसे कभी डिवेंचर्स इश्यू करके लिए जाते हैं, कभी प्रेफरेंस शेयर्स करके, एंड अर्निंग्स को लॉन्ग टर्म लोन्स में, कभी कभी क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की लॉन्ग टर्म लोन्स भी अवेल करते हैं बैंक से या कहीं और से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इस तरह जहां जिन जिन तरीकों से बिजनेस को चलाने के लिए फंड इनका इंतजाम किया जाता है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, पहले जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, पूंजी लगाना होता है, तो पूंजी जहां जहां से लेके आते हैं उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कहां से और किस तरह से पूंजी का इंतजाम किया जा सकता है, उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे पूंजी कहां से लाते हैं? इक्विटी शेयर्स भी बना करके लाया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर से भी लाया जा सकता है, डिवेंचर से भी लाया जा सकता है, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स भी लिए जा सकते हैं। तो ये है सिंपल सा मीनिंग ऑफ capital structure. There are two types of long-term funds, owner's capital and borrowed capital. All these types of finance have to be in right proportion to ensure an optimum capital structure. दो तरह के लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, एक होता है ओनर कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। ओनर कैपिटल क्या है? जो बिजनेस शुरू कर रहा है, एंटरप्राइज जो शुरू किया है, उसके कैपिटल को ओनर्स कैपिटल कहते हैं। वो सबसे पहले जो पूंजी लगाता है उसे ओनर्स कैपिटल कहते हैं। इसके बाद में उसके पास सफिशिएंट पूंजी नहीं होती है तो वो दूसरी जगहों से भी पूंजी दूसरों से बोरो करके लेके आता है, तो उसे हम बोरोड कैपिटल कहते हैं। और ये सारी चीजें एक प्रॉपर प्रपोर्शन में होनी चाहिए ताकि कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से हो सके एंड बिजनेस अच्छे से शुरू किया जा सके। इनका प्रोपोर्शन सही होना बहुत ही जरूरी होता है। देन द नेक्स्ट इज एज पर Gristenberg, the types of securities to be issued and the amount that make up the capitalization is known as capital structure or financial structure. Gristenberg के अनुसार इनका कहना है कि किस तरह की सिक्योरिटीज को इश्यू किया गया है एंड कितने अमाउंट में इश्यू किया गया है कैपिटल बनाने के लिए, उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और या तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे अगर पूंजी जो जमा की जा रही है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उस पूंजी को किस तरह से लाया जा रहा है, तो जिस तरह से लाया जाएगा उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। या तो पूरी की पूरी पूंजी ओनर लगा रहा है जो बिजनेस शुरू कर रहा है, या कहीं से वो बोरो कर रहा है, या वो शेयर्स भी उसके निकाल रहा है, या डिबेंचर्स ले रहा है। व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी ही इज, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ही इज गेटिंग, इस तरह से किस तरह से वो कैपिटल का इंतजाम कर रहा है, उन तरीकों को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू R.H. Beissels, the term capital structure is frequently used to indicate the long-term sources of funds employed in a business enterprise. इनका कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हम उन टर्म्स को के लिए यूज करते हैं जहां लॉन्ग टर्म फंड्स का इंतजाम किया गया है। कुछ ऐसे बिजनेस पूंजी ऐसी जगहों से लाई गई है जो बहुत लंबे समय तक जिन्हें रिटर्न नहीं करना होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलती है। इस तरह के जो फंड्स होते हैं उनको हम बिजनेस में लगाने के लिए, इस तरह के जो फंड्स का फंड्स को लाया जाता है उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये तो था डेफिनेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू गर्ल्स।
आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे एंड इसको आप लोग नोट करके रखिए. दैट विल बी योर नोट्स एंड इट इज इजी फॉर यू टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. थैंक यू गर्ल्स.